हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन इतने सारे अलग अलग प्रकार के फेयर वैल्यू गैप के साथ ये समझना मुश्किल हो सकता है कि किस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के फेयर वैल्यू गैप को समझेंगे एंड उसकी इफ़ेक्टिवनेस का एनालिसिस करेंगे और आपको ये तय करने में हेल्प करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा फेयर वैल्यू गैप सबसे बेस्ट है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपको ट्रेडिंग में एज दे सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप कहते किसे है। तो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली इज़ अ 3 कैंडल पैटर्न, जहाँ पे बुलिश मार्केट के केस में फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अगर बियरिश मार्केट की बात करूँ तो फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होते समय जो हमारा फर्स्ट कैंडल हमें मिलता है वो कंसोलिडेशन या एक्सपेंशन कुछ भी कैंडल हो सकता है। यहाँ कंसोलिडेशन कैंडल का मतलब है स्मॉल रेंज कैंडल, मतलब जिस कैंडल का बॉडी एंड टोटल रेंज दोनों ही स्मॉलर हो। कि अगर हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो वही स्मॉल कैंडल आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जो प्राइस एक्शन है वो कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। वहीं पे एक एक्सपेंशन कैंडल का मतलब होता है एक लार्जर कैंडल या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जहाँ पे आपको क्लियरली एक डायरेक्शनल मूव दिखेगा, चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड। तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट कैंडल डजंट मैटर, मतलब फर्स्ट कैंडल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंसोलिडेशन कैंडल या एक्सपेंशन कैंडल। अभी बेस्ड ऑन द फर्स्ट कैंडल हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंड कैंडल मस्ट बी एन एक्सपेंशन कैंडल, मतलब सेकेंड कैंडल को एक प्रॉपर डायरेक्शनल यानी कि एक एक्सपेंशन या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए, तो ही फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन होता है। एंड बेस्ड ऑन द थर्ड कैंडल क्रिएशन हम फेयर वैल्यू गैप को 3 डिफरेंट टाइप्स पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है डीप रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट कैंडल हमारे लिए मैटर नहीं करता एंड सेकंड कैंडल मस्ट बी एन एक्सपेंशन कैंडल यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड इस केस में थर्ड कैंडल ऑपोजिट साइड से स्ट्रांगली रिवर्स करना चाहिए। एंड यही थर्ड कैंडल को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके देखें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस एक्शन है ये एक ऑपोजिट साइड इंटेंशन को इंडिकेट कर रहा है विद द ऑपोजिट साइड फेयर वैल्यू गैप। तो इस केस में जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करेगा देन लोअर टाइम फ्रेम का ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसलिए ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये सबसे लोएस्ट प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप माना जाता है। इस केस में ट्रेड करने के लिए हमें और भी कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो जैसे कि मैंने कहा डीप रिट्रेसमेंट फेयर वैल्यू गैप के केस में बुलिश मार्केट में एक अपर साइड से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनना चाहिए एंड बियरिश मार्केट में एक डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनना चाहिए। सो नेक्स्ट है ब्रेकवे गैप। तो ये भी एक प्रकार के फेयर वैल्यू गैप है, इसमें भी डिफरेंस सिर्फ थर्ड कैंडल में ही है। यहाँ पे थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर होना जरूरी है। अगर हम बियरिश मार्केट की बारे में बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है उसका क्लोज सेकेंड कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। तो ये था ब्रेकवे गैप का मेन रूल। अभी यहाँ पे जो थर्ड कैंडल बुलिश या बियरिश दोनों मार्केट में ही आपको दिख रहा है, ये थर्ड कैंडल एक एक्सपेंशन कैंडल होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग रेंज कैंडल होना चाहिए। अगर ये थर्ड कैंडल को हम बुलिश मार्केट में थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि थर्ड कैंडल के अंदर ही एक लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन हुआ है। सेम तरीके से अगर बियरिश मार्केट में भी आप देखोगे थर्ड कैंडल को अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं हम तो थर्ड कैंडल के अंदर ही हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड कैंडल जो है ब्रेकवे गैप के केस में एक एक्सपेंशन कैंडल है। तो इस केस में क्या होता है, प्राइस जो मेन फेयर वैल्यू गैप है उस पे आने से पहले ही जो लोअर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है उसी से रिएक्ट करके प्राइस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को लेने अपना डायरेक्शन में चला जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे स्नीकी ब्रेकवे गैप के बारे में। यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है उसका क्लोज अगर सेकेंड कैंडल के अपसाइड नहीं भी हुआ तो भी इसे एक ब्रेकवे गैप की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे थर्ड कैंडल
एक बहुत ही बड़ा रिजेक्शन कैंडल है। तो ये जो थर्ड कैंडल का वीक है उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देखें तो पहले प्राइस थोड़ा तो डाउन साइड गया है, लेकिन बाद में प्राइस अप साइड गया है एंड प्राइस अप साइड जाते जाते एक फेयर वैल्यू गैप का भी क्रिएशन किया है उसी वीक के अंदर, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको स्नीकी ब्रेकवे गैप बोलते हैं। इस केस में भी प्राइस का हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप तक पहुंचने का चांसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से ही रिएक्ट करके अपना डायरेक्शन पकड़ लेता है। बियरिश मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नेक्स्ट टाइम रिएक्ट हो सकता है एंड हायर टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप है वो बहुत ही अनलाइकली है कि प्राइस उस लेवल तक जाएगा बिफोर टेकिंग ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप का क्रिएट किया है, जिसको हम यहाँ पे ब्रेकवे गैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है वो सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो इस केस में अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करे तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा स्विंग पॉइंट्स, मतलब हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अभी ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में पहुंचने से पहले प्राइस का इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, इसका चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो 1 आवर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन हुआ है। तो चांसेस है कि प्राइस उसी फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 आवर फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो प्राइस ने क्या किया, सिर्फ 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप से ही रिएक्ट करके हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जहाँ पे स्विंग हाई पॉइंट्स था हमारा ऑपोजिट साइड पे, वो टारगेट करने के लिए चला गया। तो सिंपली जो स्नीकी ब्रेकवे गैप होता है या फिर ब्रेकवे गैप होता है, उस केस में आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा कि अप साइड पे कोई और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो प्राइस मेन फेयर वैल्यू गैप यानी कि हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है, लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अपर साइड पे कोई और फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन हो जाता है, चांसेस आर लेस फॉर द प्राइस टू कम ऑन द हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। अभी हम जानेंगे एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप के बारे में, जो कि है हाईएस्ट प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप। इस केस में क्या होता है, जो थर्ड कैंडल होता है वो कंसोलिडेशन कैंडल होता है, मतलब एक स्मॉल रेंज कैंडल होता है। जैसे कि इस चार्ट पे आपको दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है वो एक कंसोलिडेशन कैंडल है। अभी थर्ड कैंडल को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली में थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें तो आप अगर लास्ट 7 कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्राइस क्लियरली कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। इसलिए थर्ड कैंडल एक कंसोलिडेशन या फिर स्मॉल रेंज कैंडल होना बहुत जरूरी है। इस केस में फेयर वैल्यू गैप का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है एंड आप देख सकते हो बाद में प्राइस ने इसी फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए मूव किया। तो ऐसे ही हम लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रोबेबल फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ थर्ड कैंडल फॉर्मेशन की मदद से। अगर थर्ड कैंडल एक रिवर्सल कैंडल बनता है देन सबसे लो प्रोबेबिलिटी होता है। अगर थर्ड कैंडल एक एक्सपेंशन कैंडल बनता है या फिर रिट्रेसमेंट कैंडल बनता है देन हमारे लिए वो कहलाता है ब्रेकवे गैप। एंड अगर थर्ड कैंडल एक कंसोलिडेशन या फिर एक स्मॉल रेंज कैंडल बनता है तो वो हमारे लिए होता है एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप। तो इतने आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही आसान तरीके से आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझा पाऊँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।